नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा बहुत सारे जजों के बीच में झगड़ा जैसा हो गया है। क्या है कि यहाँ पर दो ग्रुप ऑफ जजेस हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। और इनके द्वारा, ये दोनों ग्रुप के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है, पब्लिक स्टेटमेंट। दोनों में आपको मतभेद देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों है? क्या है कि आप सब जानते हैं कि अगले महीने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और इसके लिए यहां पर जो बीजेपी और एनडीए की सरकार है, उन्होंने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया ब्लॉक है, ऑपोजिशन जो है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया। और जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और इन्होंने 2011 में एक फैसला सुनाया था सलवा जुडुम को लेकर। और उसी फैसले को यहां पर अमित शाह जी ने क्रिटिसाइज किया कि कैसे इस फैसले की वजह से जो पूरा माओइस्ट के ऊपर हमला हो रहा था, जो नक्सलिज्म के ऊपर पूरा हमला हो रहा था, उसको रोकने की कोशिश की गई। ऐसा यहां पर क्रिटिसाइज किया अमित शाह जी के द्वारा और इसीलिए पूरा मामला आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये खबर, जजेस वर्सेस जजेस ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ अमित शाह ओवर सलवा जुडुम बाब एट ऑपोजिशन वाइस प्रेसिडेंट पे। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये पूरा मामला है क्या, ये सलवा जुडुम था क्या, इसको लेकर 2011 में क्या फैसला आया था और अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जजेस जो हैं वो दो ग्रुप ऑफ जजेस का क्या कहना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए दोस्तों, एंड ऑफ सीजन सेल स्टार्ट हो चुका है स्टडी आई के ऊपर। मतलब कि 31 अगस्त तक अगर आप कोई भी कोर्सेज बैचेस आप लेना चाहते हैं, स्पेशली 2026, 27, 28, 3 नए बैचेस हमारे 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी और सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहां पर हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरफ बीजेपी और जो एनडीए है, उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया। वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं इस समय, सीपी राधाकृष्णन, वो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। उसी प्रकार से जो इंडिया ब्लॉक है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया और वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। ये भी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। तो दोनों के बीच में यहां पर एक प्रकार से इलेक्शन होगा। अभी तो क्या है कि नंबर्स ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट में बीजेपी और एनडीए के पास है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, वो जीत जाएंगे। लेकिन मामला ये नहीं है। क्या है कि जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट है ना, बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने 2011 में, क्योंकि उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उन्होंने एक जजमेंट सुनाया था सलवा जुडुम को लेकर। सलवा जुडुम बेसिकली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जा रहा था, एक मूवमेंट था अगेंस्ट माओइस्ट, नक्सलिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो जजमेंट सुनाया गया था, उसमें सलवा जुडुम को बैन कर दिया गया था। और इसी की वजह से रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्रिटिसाइज किया उस जजमेंट को, 2011 के जजमेंट को, कि कैसे देखिए बी सुदर्शन रेड्डी की वजह से ये जो पूरा मूवमेंट था माओइस्ट के खिलाफ, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। तो ये हमें पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में हुआ क्या था एग्जैक्टली। देखिए, माओइस्ट मूवमेंट के बारे में आप सब जानते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट, माओइस्ट इंसर्जेंसी जिसको कहा जाता है, वो सेंट्रल इंडिया में काफी एक्टिव था। स्पेशली 1980s के बाद से आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो गढ़ माना जाता था, आज भी आप सुनते होंगे बस्तर के बारे में, दंतेवाड़ा के बारे में, सुकमा के बारे में, तो ये जो पूरा रीजन था ना, ये छत्तीसगढ़ का पूरा सदर्न वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा ये उड़ीसा है, नीचे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ये पूरा रीजन पूरा गढ़ माना जाता था। अभी तो क्या है कि काफी हद तक यहां पर चीजें कम हो गई हैं। सरकार का कहना है कि अगले साल तक पूरा जो नक्सलिज्म है हम उसको खत्म कर देंगे, दी एंड कर देंगे। लेकिन क्या है कि ये 2001 के आसपास देखोगे अगर आप, 2000 के बाद से वहां पर काफी ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिल रहा था। क्या है कि जो माओइस्ट थे वो एक प्रकार से पैरेलल गवर्नमेंट रन किया करते थे। वहां पर लोगों से, जो नक्सलाइट है और बाकी लोगों से जो है टैक्सेस कलेक्ट करते थे, कंगारू कोर्ट चलाते थे, विलेजर्स को इंटिमिडेट करते थे, धमकी देते थे। तो 2000 के बाद से और ज्यादा अटैक बढ़ने लग गया, पुलिस स्टेशन के ऊपर, लोगों के ऊपर, सीआरपीएफ जवान के ऊपर। और ये अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी काफी ज्यादा अटैक हो रहे थे। और इसी के खिलाफ लड़ने से यहां पर, मतलब इसी के खिलाफ जो है जन्म होता है सलवा जुडुम का। देखिए, सलवा जुडुम का मतलब क्या है, वहां के अगर आप लोकल लैंग्वेज की बात करें, गोंडी लैंग्वेज में, तो इसको प्यूरिफिकेशन हंट कहा जाता है। तो ये स्टार्ट क्यों किया गया था, बेसिकली जून 2005 में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगेन यहां पर आप देखोगे ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर इसकी शुरुआत होती है सलवा जुडुम की। और इसको बोला जाता है पीपल्स अपराइजिंग अगेंस्ट माओइस्ट। मतलब वहां पर जो ट्राइबल लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं,
वही लोग माओइस्ट के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो इसीलिए इसको पीपल्स अपराइजिंग अगेंस्ट माओइस्ट कहा जा रहा था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हेविली सपोर्ट कौन कर रहा था? उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे महेंद्र कर्मा, उनको बस्तर टाइगर भी कहा जाता था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो महेंद्र कर्मा को नक्सलाइट्स ने ही मार दिया था आगे चलकर। 2013 में एक्चुअली वो एक पार्टी, एक रैली अटेंड करके आ रहे थे, रास्ते में ही जो है यहाँ पर मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, मुझे आज भी याद है उस समय, कि यहाँ पर किस तरह से जो नक्सलाइट्स हैं उन्होंने उनको मार दिया था। खैर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय जो सरकार थी, मतलब 2005 में जब ये स्टार्ट किया गया था सलवा जुडुम, तो उस समय बीजेपी की सरकार थी। और जो महेंद्र कर्मा है वो कौन थे? कांग्रेस के लीडर थे। तो बीजेपी की सरकार ने एक्चुअली यहाँ पर उनको सपोर्ट किया, महेंद्र कर्मा को सपोर्ट किया, सलवा जुडुम को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट किया। इनफैक्ट बताया जाता है कि सरकार ने आर्म्स, फंड्स, लॉजिस्टिक हेल्प, ये सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया सलवा जुडुम को, ताकि वो माओइज्म के खिलाफ लड़ें। और इसमें होता क्या था कि जो विलेजर्स थे वहां पर, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था और हार्डली करीब 1500 के आसपास उनको सैलरी भी दी जाती थी। तो इस तरह से आपको ये पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, माओइज्म के खिलाफ लड़ा जा रहा था, लेकिन इसको लेकर ये जो सलवा जुडुम था, उसके खिलाफ एक मुहिम भी हो रही थी। मतलब कि उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था और इसको लेकर कहना था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मतलब जो विलेजर्स थे उनका यह कहना था कि जो सलवा जुडुम के एक्टिविस्ट हैं वो उन्हीं के घर को जला रहे हैं, महिलाओं का रेप कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो माओइस्ट के साथ सिंपैथी रखते हैं उनके परिवार को एक प्रकार से मार दिया जा रहा है। और पूरा का पूरा जो गांव है वो खाली कराया जा रहा था। थाउजेंड्स को जो है गवर्नमेंट कैंप्स में डाला जा रहा था। बताया जाता है कि 50,000 के आसपास जो ट्राइबल्स हैं वो डिस्प्लेस हो गए थे अपने लैंड से। और जो कैंप्स था वो एक प्रकार से ओपन प्रिजन जैसा था कि आप उस कैंप में रह तो रहे हो और वहां से भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप भागोगे तो माओइस्ट सपोर्टर कहलाओगे। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे बच्चों को, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जा रहा था। उनको बंदूकें दी जा रही थी विदाउट एनी ट्रेनिंग। और साथ ही साथ सिविल वॉर का भी एटमॉस्फेयर हो गया था। मतलब कि माओइस्ट को लीगली फाइट करने के बजाय जो स्टेट है वो विलेजर्स के बीच में ही जंग करा रही थी। मतलब उसी विलेज से ही माओइस्ट निकल कर आ रहे हैं और वहीं पर जो विलेजर्स से बच्चे हैं और जो लोग हैं वो माओइस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक सिविल वॉर जैसा एटमॉस्फेयर हो गया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है सलवा जुडुम को लेकर। और इसीलिए यहां पर क्या है कि फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट गया। बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं 2007 में, जैसे नंदिनी सुंदर हो गए सोशोलॉजिस्ट, रामचंद्र गुहा हो गए हिस्टोरियन, तो उन सब ने, बहुत सारे राइट ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और पिटीशन के अंदर आरोप लगाया कि देखिए कैसे जो सरकार है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स कर रही है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? सरकार की होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अनट्रेन्ड ट्राइबल यूथ को रिक्रूट किया जा रहा है और उनको यह जिम्मेदारी दी जा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 23 का। और यहां पर जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर सलवा जुडुम के जो मेंबर्स हैं वो एट्रोसिटीज कर रहे हैं। फिर आरोप यह भी लगाया जा रहा था कि जो चिल्ड्रन को रिक्रूट किया जा रहा है, यहां पर उनको आर्म्स दिए जा रहे हैं, ये बोथ इंडियन लॉ एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2011 में, और उस जजमेंट में कौन थे? यहां पर थे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, वही जो आज वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, नॉमिनी अपॉइंट किया गया है ना यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के द्वारा। और उसमें एक और जज थे, जस्टिस एस निजार। ठीक है, अब उनके द्वारा क्या यहां पर जजमेंट दिया गया? सबसे पहले कहा कि सलवा जुडुम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को भी क्रिटिसाइज किया कि आप एक पैरेलल आर्म्ड मिलिशिया एक बना रहे हो रूल ऑफ लॉ के बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे उनसे बोला गया कि जितने भी बंदूकें और आर्म्स उनको दिए गए हैं वो वापस से रिकवर किया जाए और रिक्रूटमेंट इसको इमीडिएट बेसिस पर रोका जाए। साथ ही साथ ये बोला गया कि सरकार जो है जिस तरह से अपनी पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउटसोर्स कर रही है ये गलत है, ये सीरियस वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का, ये जजमेंट में बोला गया था। और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की भी बात कही गई। मतलब कि यहां पर जो डिस्प्लेस्ड विलेजर्स हैं जिनको अपने लैंड से भागना पड़ा, उनको वापस से उनके लैंड पर जाने दिया जाए। और सीबीआई और बाकी एजेंसीज को बोला गया कि आप इस एट्रोसिटीज जो हुई है इसको इन्वेस्टिगेट करिए कि एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या किया गया है सलवा जुडुम के मेंबर्स के द्वारा। खैर, यहां पर आप देख सकते हो जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं उन्होंने भी काफी पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल किया। द स्टेट कैन नॉट आर्म अनट्रेन्ड इल इक्विप्ड ट्राइबल यूथ एंड थ्रस्ट अपॉन देम द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सारी चीजें उस समय हुई थी। क्वेश्चन ये है कि अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में यही है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं।
जो इंडिया ब्लॉक ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर उनको नॉमिनेट किया है। तो इसी को लेकर अमित शाह जी ने अटैक कर दिया। जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि 2011 का जो जजमेंट था बी सुदर्शन रेड्डी का कि सलवा जुडूम को डिसमेंटल कर दो, बंद कर दो, इसकी वजह से जो पूरी मॉइज्म के खिलाफ फाइट चल रही थी वो एक प्रकार से कमजोर पड़ गई और जो नक्सलिज्म है, नक्सलाइट्स हैं, उनको एक प्रकार से मदद मिल गई। तो ये यहां पर क्रिटिसाइज किया गया। अब इसी क्रिटिसिज्म को लेकर मतलब अमित शाह जी ने जो बोला इसको लेकर सबसे पहले लगभग 18 जो रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने यहां पर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया। सबसे पहले स्टेटमेंट में बोला गया कि जो अमित शाह ने रिमार्क्स पास किया एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के ऊपर ये अनफॉर्चुनेट है। ये 18 जजों ने वार्निंग भी दी कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो एक प्रकार से जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ हैं कि उन्होंने जजमेंट अपने एक जुडिशियल मतलब एक जज के कैपेसिटी में दिया था, लेकिन आज के डेट में आप लगभग 13-14 साल बाद आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं वो पॉलिटिकल विलिफिकेशन का पार्ट नहीं होने चाहिए और इसकी वजह से जो जुडिशरी का रेस्पेक्ट है वो अंडरमाइन होता है। तो ये 18 जजों ने बोल दिया। अब इसी को लेकर अब क्या होता है कि लगभग 56 रिटायर्ड जजों ने इन्हीं 18 जजेस के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। मतलब पहले 18 जजों ने अमित शाह के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया, फिर यहां पर 56 जो रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने इन 18 जजेस के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि देखो जो 56 रिटायर्ड जजेस हैं ना, इसमें आप देख सकते हो फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं पी सतशिवम, इसके अलावा सीजीआई रंजन गोगोई, कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं AK सिकरी, MR शाह, तो इन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला कि देखो ये जो 18 जजेस हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। अब बी सुदर्शन रेड्डी तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है ना पॉलिटिक्स में आना, कि वो खुद पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं इंडिया ब्लॉक के नॉमिनेशन के तौर पर। तो जब आप पॉलिटिक्स में आते हो तो इस तरह की चीजें होती हैं। मतलब पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इट इज नॉट अटैक ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। तो अगर यहां पर पॉलिटिक्स में कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी ने खुद यहां पर एक्सेप्ट किया है नॉमिनेशन, तो लेट हिम डिफेंड हिमसेल्फ, मतलब उन्हीं को आप डिफेंड करने दो। यहां पर 18 जज आकर पब्लिक स्टेटमेंट जारी करेंगे तो वो अपने आप में एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से इन 56 जजों ने यह कहा कि किसी भी जज को यहां पर पब्लिकली मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस दैट जुडिशरी मस्ट रिमेन अबव एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम सच एंटेंगलमेंट्स। तो बेसिकली बॉटम लाइन यह है कि यहां पर दो जजों के ग्रुप हैं, 18 जज और 56 जजों का ग्रुप है, तो दोनों ही एक प्रकार से जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। 18 जजों का इनका कहना है कि पॉलिटिकल अटैक नहीं होना चाहिए जज के ऊपर, लेकिन 56 जजों का कहना है कि आप इसमें क्यों पढ़ रहे हो, लेट इट बी, ये पॉलिटिकल मामला हो चुका है क्योंकि वो अब वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन पर आ चुके हैं। तो इसीलिए ये पूरा सब कुछ चल रहा है। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इसको लेकर। मतलब मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड, पूरी कहानी यहां पर हो क्या रहा है वो सब कुछ यहां पर बता दिया। आप क्या सोचते हो उसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात कही गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो उनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया एंड ऑफ सीजन सेल स्टार्ट हो चुका है स्टडी IQ पर। कोई भी बैच, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन के इवनिंग बैचेस। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त 6 PM। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 09240023 यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।